इमरान खान का एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। आज से 5 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर उन्होंने जो बातें की थी इस ईरान इसराइल और यूएस की जंग को लेके, एग्जैक्ट वो सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। जो जो उन्होंने कहा था कि इसके असरात कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ये रीजनल वॉर अब सिर्फ 2-3 मुल्कों के दरमियान कुछ आपस के मामलात को लेकर नहीं रह गई, ये तेल के मामलात पर अब जंग शुरू हो गई है। आज LNG बंद हो गई कतर की जानिब से, कुवैत ने पेट्रोलियम प्रोडक्शन रोक दिया है, और क्या कुछ हो रहा है। आज पाकिस्तान में बैक टू बैक इजलास हो रहे हैं और पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया गया है। NOCs मनसूख किए जाएंगे अगर किसी ने तेल ना दिया। तो ये सारा कुछ हो रहा है, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं, लेकिन पहले ज़रा आज की जो सबसे बड़ी खबर है इस हवाले से वो जिक्र कर लेते हैं, फिर आखिर में जाके ज़रा पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर मिडल ईस्ट के हवाले से है, जो कि अमेरिका के लिए परेशान कुन है। वो ये कि इस पूरी कशीदगी के दौरान 2 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है और दोनों नए प्लेयर्स ईरान को हमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट की अगर आप खबर पढ़ लें या टेलीग्राफ की खबर पढ़ लें या इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो उठा के देख लें, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि रूस खुफिया तौर पर ईरान की मदद कर रहा है और टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईरान को कब कहाँ पर स्ट्राइक करनी है। ये रूस बता रहा है अपनी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर। दैट मीन्स कि कल जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हमें रूस और चाइना मदद फराहम कर रहे हैं, वो किसी हद तक दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ये एलानिया तौर पर मुआवनत नहीं है, लेकिन रूस का इस जंग में शामिल हो जाना, और वो चूँकि ईरान की बहुत पहले से हमायत करता रहा है, और इस मुश्किल टाइम में चाइना और रशिया अगर खुफिया तौर पर या खामोशी से ईरान की कहीं ना कहीं हिमायत करेंगे, तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और कैसे मदद कर रहा है ये भी अखबारात में लिखा गया कि रूस खुफिया तौर पर अमरीकी वारशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये अमेरिकन शिप्स कहाँ कहाँ पर रुकी हुई हैं। मिडल ईस्ट में जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में ईरानी इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है, और साथ ही जो रेडार सिस्टम है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है रूस की जानिब से। आपने देखा अभी हाल ही में जो एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए और $1.1 बिलियन का रेडार सिस्टम तबाह हुआ, और लेटेस्ट जो अभी एक और तबाह हुआ, इसकी फुटेजेस जो आ रही हैं ये ऐसे ही नहीं हो रहा। ईरान की इंटेलिजेंस को इतनी तगड़ी नहीं है कि वो ये सारा कुछ खुद अपने ऑन पे कर सके, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको मुआवनत मिल रही है। अगर चाइना भी उन्हें इसी तरह की मदद फराहम कर रहा है, दैट मीन्स कि ये मामला काफ़ी लंबा चलने वाला है और उसके लिए ईरान अपने आप को तैयार कर चुका होगा। दूसरी जानिब ये तो हो गया ना रूस की मुआवनत। जो रूस का सख्त तरीन मुखालिफ है वो कौन सा है? वो यूक्रेन है। और यूक्रेन किसको मदद करने जा रहा है? अमेरिका को। कहने को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अमेरिका ने खुद यूक्रेन को अप्रोच किया और उनसे मदद मांगी है कि ये जो ईरान के मिसाइल सिस्टम है इनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो गल्फ कंट्रीज़ को फराहम की जाए, वो मिडिल ईस्ट को दी जाए। अमेरिका दरख्वास्त कर रहा है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं कोई सोर्स से रिपोर्ट हुई हो। ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनकी जानिब से ट्वीट करके बताया गया कि हमसे दरख्वास्त की गई है कि हम इंटरसेप्टर्स के हवाले से अमेरिका को मदद फराहम करें, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो इस टाइम हो रहा है उसमें अपनी मुआवनत फराहम करें, और वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। अब वो मुल्क जिसको अमेरिका घर बुला के बेइज्जत कर रहा था, जिस शख्स को या जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी अमेरिका के सामने, अब उनकी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी ईरानी रेजिस्टेंस की उस हीट को फील कर रहे हैं, और ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम इनके ड्रोन्स का उस तरह से मौसर तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहे, और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। $3.7 बिलियन का नुकसान हो चुका है अमेरिका को ऑलरेडी। अभी अमेरिका बराह रास्त हिट नहीं हो रहा है ईरान से, सिर्फ उसके जो बेसिस है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और $3.7 बिलियन का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ यही नहीं है, $3 खरब की इन्वेस्टमेंट भी खतरे में है, $3 ट्रिलियन की। जी हाँ, इस बारे में कल से ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि अरब ममालिक के कुछ सरबराहान इस बारे में गौर कर रहे हैं। ये अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरब ममालिक इस बात पे गौर कर रहे हैं कि उन्होंने जो खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट प्लेज कर रखी है अमेरिका के लिए या और बहुत सारे मुल्कों के लिए, इस सूरत हाल के तनाजुर में वो उसे पुल बैक कर लें, और वो इन्वेस्टमेंट जिसकी कमिटमेंट दी जा चुकी है एज अ सॉवरन ममालिक के तौर पर, उसको वो कंटिन्यू ना कर पाए, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट वापस ली जाए। तो यूएई ने, आपको पता है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। हालिया दौरों में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे उनका क्या ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। यूएई ने कमिट किया बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, फिर सऊदी अरब ने कमिट किया, कतर ने कमिट किया, लेकिन अब उन्हीं ममालिक के साथ क्या हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, उनका जो एक आलमी तशख़्ख़ुस था वो बर्बाद हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो मूव कर रहे हैं अपना कैपिटल
फ्रॉम दुबई टू सिंगापुर। ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर ये मामला लंबा चलना है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है क्या लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी चीज़ें डैमेज कर रही हैं। इसलिए अगर ट्रंप को रोकना है फौरी तौर पे तो शायद ये कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े, और ये फैसला जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि अब सिर्फ मिडिल ईस्ट या खलीजी ममालिक ही नहीं, आपके यूरोपीय कंट्रीज़, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मुतासिर होंगे। क्यों? क्योंकि तेल का मामला इस टाइम बहुत आम होता जा रहा है। इंटरनेशनल प्राइसेस $60 से $80 फ़ी बैरल से तजावज़ कर रही है। आज भी अमेरिकी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ चुकी है, और सिर्फ यही नहीं, ये $150 फ़ी बैरल तक जा सकता है अगर सूरत-ए-हाल ऐसी रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कतर LNG ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब LNG तो आएगी नहीं कहीं पे भी, उन्होंने अपना सारा कार्गो का सेटअप सारा रोक दिया, हॉल्ट कर दिया पूरा ऑपरेशन। उसके बाद आज की खबर यह है कि कुवैत ने अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो रोक दिया है। सऊदी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन मुतासिर हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के, और फिर आबनाए हुर्मज़ इस टाइम बंद है जो सबसे बड़ा फैक्टर। और आज की खबर ये कि एक जहाज़ को निशाना बनाया गया जिसने कोशिश की वायलेट करने की ईरानी अहकामात को, कि वहाँ से वो नहीं लेके जा सकते तेल। एक जहाज़ ने कोशिश की तो एक रिपोर्ट आ रही है कि उसको तबाह करने की अटैम्प्ट की गई है। तो ये सारी जो चीज़ें इस टाइम नज़र आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मैस बहुत बड़ा होता जा रहा है, और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के अकेले कंट्रोल में अब नहीं रहे। इसीलिए सारे मुल्क ये सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे खलीजी रियासतें, कि दिहाइयाँ लगा के उन्होंने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो अपनी एक कैपिटल वेल्थ का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, वो सारा तबाह हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसको फौरी तौर पे ना रोका गया। ऐसा नहीं है कि ये मालूमात डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं होगी, वो भी अपने थिंक टैंक के साथ बैठा हुआ है। उन्होंने पहला फैसला ये किया कि जो इंडिया के ऊपर पाबंदियां आयद की थी कि वो रूस से तेल नहीं खरीद सकते, 1 महीने का वेवर दे दिया कि आप 1 महीने तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। उसके बाद वापस नॉर्मल करेंगे सिचुएशन, लेकिन अभी के लिए आप ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह के इकदाम ले रहे हैं, प्लस वो कुछ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं उन शिप्स को जो तेल की तरसील का काम भी कर रहे हैं। तो अपने तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कंपनसेट किया जाए इस सिचुएशन को, लेकिन ये हो नहीं पाएगी। इमरान खान ने आज से ठीक 5 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर 2 इंटरव्यूज़ दिए। मैंने वो दोनों इंटरव्यूज़ अभी थोड़ी देर पहले सुने, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं सुन के देखूं कि उसमें एग्जैक्ट क्या बातें कही गई थी। जो उन्होंने कहा था, एक एक बात 100% दुरुस्त साबित हुई। पहला उन्होंने कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसराइल, अमेरिका या उनके एलाइज तक का मामला नहीं रह जाएगा, इससे पूरे मिडिल ईस्ट की जो रियासतें हैं वो मुतासिर होंगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो बुरी तरह मुतासिर होंगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, और एग्जैक्ट वैसा होता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। I mean, you use military to solve one problem, 5 other problems come up, unintended consequences. A conflict right now with Iran would be a disaster for developing countries. Oil prices will shoot up. Countries like us who are just about balancing our budgets, everything will go up and it'll just cause poverty. If there's a conflict, oil prices will go up, and not just Pakistan, it's going to affect a lot of the developing countries. And you brought this up with President Trump. The fact that we will all suffer, I mean the developing world will suffer because of the oil prices. But in any case, it makes no sense. तो जो उनकी असेसमेंट थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है, और आज पाकिस्तान में इजलास पे इजलास हो रहे हैं। क्यों? आज प्राइम मिनिस्टर ने इजलास किया। पहले तो उन्होंने एक कमेटी कायम कर दी, और ये बड़ा अच्छा है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले को कि टाइमली एक्शन लिया गया कि मुल्क में तेल की किल्लत के हवाले से चीज़ें जो हैं वो बेकाबू ना हो जाए। दूसरा ये कि आज एक इजलास हुआ और उसमें ये अहकाम दे दिए गए हैं कि एक तो तेल की ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करने दी जाएगी, और जो भी पेट्रोल पंप तेल फ़रोख्त करने से मना करे या ज़ख़ीराअंदोज़ी करे उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ फौरी एक्शन होगा बल्कि उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा। और तेल के फ़रोख्त में मुलव्विस जो कंपनियां हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं आके कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो ऑर्डर किया गया है इसको वापस लिया जाए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि वो तेल का ज़ख़ीरा करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं से ये फुटेजेस आने लग गई थी। ऑल्दो कि इस्लामाबाद में मैं फिर चुका हूँ, सूरत-ए-हाल नॉर्मल है, पेट्रोल मिल रहा है। कहीं कहीं पे ये अपडेट्स आ रही थी कि शायद 20 लीटर से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, कहीं पे था कि पेट्रोल पंप बंद किया गया। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे थोड़ा मार्जिन बढ़ने का इम्कान होता है डीलर्स के लिए, वो कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमने लाखों लगाया था, करोड़ों बना सकते हैं इससे अगर थोड़ी देर अगर पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लें। दूसरी जानिब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई अल्टरनेटिव रूट से सऊदी अरब से या जैसे समहाउ तेल जो है वो लिया जाए। मेरा ख्याल है अगर
इंडिया को इजाज़त मिल गई है रूस से तेल ख़रीदने की, तो हमें भी परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन मतलब कहने को बुरा लफ्ज़ लगता है, लेकिन हमें भी अप्रोच करना चाहिए अमेरिका को कि हमें लेने दें उधर से रशिया से ऑयल। और फिर हमें इतना टाइम हो गया, अब तो ताल्लुकात ही बहुत बेहतर हो गए ना, तो जैसे ही सूरत नॉर्मल हो तो हमें ये ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं जिनकी वजह से हम अपने हमसाया मुल्क से तेल नहीं ले सकते, हम पता नहीं किधर 7 समंदर पार जाके ख़रीदते हैं, हमें ईरान से तेल लेने की इजाज़त हो, ये स्मगलिंग भी रुक जाए, सारा कुछ लीगल हो जाए, तो अब बेहतर तरीके से इसको करना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये है कि एक बार ये सिचुएशन काम डाउन हो, अब पता नहीं कब होगी। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया, ट्रूथ सोशल पर, और उनकी जानिब से कहा गया कि कोई डील नहीं होगी ईरान के साथ, अनकंडीशनल सरेंडर करें, ईरानी फोर्सेस जो हैं वो अपने हथियार डालें, अनकंडीशनल सरेंडर करें। और मैं ईरान को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसा नारा है ना, वो कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, मैं इसको ईरान को पहले से ज़्यादा मजबूत, खुशहाल और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि मैं ईरान को तरक्की याफ्ता और माशी तौर पे पहले से ज़्यादा मजबूत बना दूंगा, ये उन्होंने कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसको तबाह कर रहे हैं। तो जिस मुल्क के पास ये कैपेबिलिटी ना हो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखे, वो कैसे तरक्की कर सकता है? एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जब मुस्तकिल रहेगी तो फिर कैसे हो सकता है? जबकि खित्ते के आसपास ऐसे हालात हों, इसराइल सर पे हो, बाकी हर तरफ ऐसे हालात, तो हर मुल्क का हक है कि वो अपनी दिफाई पोजीशन को मुस्तहकम करे, मजबूत करे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करूँगा फिर ईरान को ग्रेट बनाऊँगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और प्लस वो कह रहे हैं कि जनाब मैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, नए सुप्रीम लीडर, मैं उस अमल में भी शामिल हूँगा, मैं कहूँगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मैं डिसाइड करूँगा। मतलब वो इस हद तक जाना चाहते हैं। तो आज ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहीं पे स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क का मेयर तो आप लगा नहीं सके अपनी मर्ज़ी से, और आप चाहते हैं कि ईरान का रहबर इनकलाब या सुप्रीम लीडर आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन है। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप पूरी मुदाखलत के साथ अपनी मनपसंद रजीम लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में उन्हें नाकामी हो रही है, और यही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है कि जो ऑब्जेक्टिव असल था वहाँ तक जाने की बजाय हम उल्टा नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। वर्ल्ड प्रेशर अलग है, इंटरनेशनल ताल्लुकात अलग ख़राब हो रहे हैं, और ये इस टाइम तक नौबत पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब जो ईरान है उसने कहा है कि जनाब हम सालसी के लिए ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना इस टाइम हमारी ये कोई डिमांड है। जो हो रहा है हमारे साथ वो जहाँ से इनिशिएट किया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो सालसी की पेशकश कर रहे हैं, बट हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन सालसी के लिए हम पीछे भाग नहीं रहे। जिन्होंने इनिशिएट किया है जाके सालसी उनसे कराई जाए, उनसे बात करें। तो ये इस टाइम ईरान का एक क्लियर कट मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। देखते हैं कब तक रेजिस्टेंस कर पाता है। मीनवाइल पाकिस्तान में आपको पता है कुछ साइबर अटैक्स हो रहे थे। आज खबर आई है कि उनका कोई तोड़ निकाला गया है। पाकिस्तान ने अपना कोई जदीद सॉफ्टवेयर तैयार करके सरकारी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया है ताकि एंड टू एंड प्रोटेक्शन जो है वो रहे। आखिर में जाते जाते इमरान खान के केसेस के हवाले से आपको पता है 11 और 10 मार्च बहुत अहम दिन है। उससे पहले आज उनकी बहन उज़मा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने कल एक दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। तो एक प्रोसेस रहता है बायोमेट्रिक कराने के लिए, तो वो उसके लिए मेरा ख्याल लाहौर से आई थी बायोमेट्रिक कराने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, बायोमेट्रिक कराया और वापस चली गई, इतने से काम के लिए। वरना कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर भी हो जाते थे, आपको याद होगा। अभी तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।